योगिर्भिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलार्थं। श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्रीराम 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 जय राम जय श्रीराम जय राम। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नभो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा मृत्यंगमया। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रेम की गंगा प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सबसे हम सभी आप लोगों का हार्दिक स्वागत। ये कार्यक्रम हम लोग पहले स्तर पर आगे देखेंगे। बहुत सारे हम लोगों के कार्यक्रम में बहुत पुराने लेकिन सूक्ष्म कार्यक्रम होने की वजह से हम लोगों ने और समय ज़्यादा लगता था इसमें। जब भी कोई किसी व्यक्ति आता था तो उसके स्वागत के लिए उस कार्यक्रम में समय काफ़ी हम लोगों का लगभग आधा दिन होता था। प्रशिक्षण की सफलता को बढ़ाने के लिए हमने उसको परसौट किया है। अपने ही लोगों के माध्यम से हम लोग इसको सोचते हैं कि पूज्य गुरुदेव के को नमस्कार करके हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमा। भगवान श्री कृष्ण गीता में और की वाणी जो रहती है वो अच्छी वाणी बोलते हैं तो बोलते सरस्वती माता इनके जिह्वा में वास करती है। लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो सरस्वती मूर्तिमंत होकर वो सुनती है। ऐसी भगवान की वाणी है। गीता में मासों में कहते हैं कि मार्गशीर्ष में अर्थात अगहन का महीना में और ऋतु नाम उष्माकरा अर्थात वसंत ऋतु में। और जब वसंत आती है तो प्रकृति खिल जाती है। और जब संत हमारे गृहस्थ संत आप जैसे गुरुजन आते हैं तो हमारी मन की संस्कृति खिल जाती है। तो उसमें मर्म चिकित्सा की आवश्यकता क्या है?
तो जस्ट यू हैव टू नो द स्कोप ऑफ दिस मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं मर्म चिकित्सा। देखिए, यदि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसको स्कोप और लिमिटेशंस हमें पता होनी चाहिए। लर्निंग द मर्मा थेरेपी, मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी, यू हैव टू नो द प्रोटोकॉल एज वेल एज द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी। कहीं चोट लगती है, जलता है, तो वहाँ पर एक निशान पड़ जाता है, घाव होता है। तो घाव भरता है तो उसको हम कहते हैं कि भाई कहीं पे निशान पड़ गया, तो उसको हम कहते हैं जो एक तरह से हीलिंग का जो मार्क होता है ना। और उसके बाद ये जो हाइपरट्रॉफिड स्कार होता है उसको क्या कहते हैं, स्कार। जहाँ पे आपने देखा होगा कि कहीं भी बर्थ वो क्या कहते हैं, बर्थ स्कार होते हैं, कई बार बचपन से होते हैं, कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद स्कार हो जाते हैं, पेट में देखें मदर के हो जाते हैं। तो चोट लगने के बाद जो घाव का निशान बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कार कहते हैं। और जब ये स्कार हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है, अनावश्यक ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कीलॉइड। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि कई जगह पे उभार, घाव के ऊपर उभार हो जाता है, जहाँ घाव भरता है वहाँ पर उभार होता है, उसको हम कीलॉइड कहते हैं। आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, कि हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू लिव योरसेल्फ। मतलब एक चिकित्सक के रूप में आप या एक मर्म के साधक के रूप में आपका व्यवहार, आपकी वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। ठीक है, कि वेन एवर वी आर वर्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स। यदि आप नंगे हाथों से तार को छुएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। इन सेम वे व्हेन यू आर doing the work with the X-ray, तो you have to wear the lead apron, ठीक है। और यदि आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है तो PPE किट पहननी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इन सेम वे व्हेन यू आर डीलिंग विद द मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी, you have to follow some specific rules and you have to, ऐसा नहीं है कि वो हम कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं तो कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं, नुकसान होने वाला है। बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिजीजेज थ्रू मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी, इट इज़ नॉट ए फिजिकल साइंस, इसको हम कहते हैं साइको स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है, सारी नाड़ियों का प्रवाह में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लोज थ्रू दीज नर्व्स। इनको हम नाड़ी का मतलब सिर्फ नर्व्स नहीं है, नाड़ी का मतलब the passage which is carrying the sensation is known as the nadi. सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ी देर तक शवासन करें। लेट जाइए सभी लोग, दोनों पाँव के बीच लगभग 1 फीट का डिस्टेंस हो, हथेलियां बाहर की तरफ खुली हो और आंखें ना बंद हो ना खुली हुई हो, अर्धनिर्मित इसको कहते हैं। मुंह भी हल्का सा खुला हो, हथेलियां ऊपर की तरफ रखी और श्वास को, आती श्वास को, जाती श्वास को ध्यान करें। अभी करें, शवासन तो बहुत इजी है। जैसे कल हमने आपको डिस्कशन में किया था कि भाई जस्ट वी हैव टू कैटेगराइज द मर्मा पॉइंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन बताए थे ना, कि 11 मर्म किस में होते हैं, एक हाथ में होते हैं, दूसरे हाथ में होते हैं, तीनों में।
टोटल 44 मर्म पॉइंट्स आर लोकेटेड इन द एक्सट्रीमिटीज, 44 हो गए। 37 मर्म पॉइंट जो होते हैं अबव द क्लेविकल होते हैं, क्लेविकल से ऊपर होते हैं। एंड उसमें से 23 हेड में होते हैं और 14 जो है नेक में होते हैं, नेक एंड द थ्रोट में होते हैं। तो इस ढंग से हम लोग डिवीजन करते हैं फ्रंट का 12 मर्म पॉइंट्स एंड बैक में 14 मर्म पॉइंट्स, तो 107 मर्म पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन था, इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ट्रॉमा ऑन द मर्म पॉइंट्स। मर्म के फायदे हमको देते हैं, उनसे मर्म के फायदे हमको मिलने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें स्वतः ठीक हो जाती है जिसको हम लोग किसी चीज़ से ठीक नहीं कर सकते, वो इन छोटे प्रोसीजर से ठीक हो जाती है। तो 3-4 चीज़ें हमने आपको बताई। जो मर्म सुप्तासन हो गया, गर्दन को हिलने से बचाएगा, वज्रासन कर सकते हैं या सुप्त वज्रासन भी हम उसको कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? सुप्त वज्रासन। सो करके हमने पैरों को पीछे रख लिया, मुट्ठी बांध ली तो सुप्त वज्रासन कर लीजिए। इट इज फॉर द नेक रीजन, थ्रोट एंड द नेक। गर्दन में, कमर में या स्पॉन्डिलोसिस है किसी को, थायराइड है किसी को टॉन्सिलाइटिस है, किसी को डिग्लूटेशन में दिक्कत है, डिस्फेजिया है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को निगलने में दिक्कत है, उन सब में ये फायदा करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्षिप्रमा। क्षिप्र का मतलब होता है इंस्टेंट। क्षिप्र जो हमारी आणी और उर्वी होती है, उर्वी से कक्षाधर तक एक हम ऐसे लाइन खींचते हैं, ऑब्लिक लाइन। उसका मिडिल पार्ट में क्या होता है? लोहिताक्ष। ये जो आणी और उर्वी है ना, तो ये आणी है, ये उर्वी है। उर्वी से हम एक लाइन कक्षाधर के लिए खींचते हैं अंदर। जैसे पत्ता इसका ओल्डर होगा तो पत्ते का कलर जो आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट हो जाता है। कई मुख्य होते हैं और सामान्य रूप से जो औषधियाँ होती हैं वो कुछ उसके टेस्ट से काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मीठा खाएंगे तो क्या होगा? सलाइवा निकलेगा। कुछ कड़वा सा खाएंगे तो गला कसेगा। ठीक है, सुपारी खाएंगे तो गला भी वही है ना। देख रहे हैं बेलपत्र, 3 पत्ते हो रहे, 3 पत्ते निकलते हैं इसके। 3 आंवले से क्या क्या बना सकते हैं? हो गया, सैलेड हो गया। हिमाचल में ना हम आमले की सब्जी करी बनाते हैं। सैलेड है, इसका त्रिफला भी बनता है, चूर्ण भी बनता है, कंसनट्रेट भी बनाते हैं ऐसे। इसको कहते हैं अश्वमार। इसकी जड़ या इसको यदि घोड़ा खा ले तो मर जाए। अश्वमार कहते हैं। ये जहरीला है और इसका लोकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। खासकर जैसे पेड़ तेल वेल जो बनाते हैं, जितने भी तेल बनाते हैं उनमें जितने जहरीले पदार्थ होते हैं सब डलते हैं। इसमें जैसे भांग है, धतूरा है, कनेर है, आकड़े का पेड़ है, वो सारी चीज़ें डालते हैं। तो ओरिजिनल कपूर होता है वो इसी से निकलता है। कार्मिनेटिव से लेके, पेट की बीमारियों से लेके, बुखार से लेके और बहुत सारे जितने सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है ना।
एक्सट्रीमिटी में 11 मर्मो पॉइंट्स होते हैं ना, तो द टोटल नंबर ऑफ द मर्मो पॉइंट्स क्या हो गया 44 इन ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज़। तो चारों एक्सट्रीमिटीज़ में 44 मर्म बिंदु हो गए, और ये 44 के 44 मर्म बिंदु जो है, ऐसा ही इसका रिप्लिका जो 22 ऊपर है उसी का रिप्लिका क्या है, पैरों में है। ऊपर से यदि हम देखें तो सबसे पहले कक्षाधर, ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन द एक्जिला, ये एक्जिला में है। फिर लोहिताक्ष की बात कर रहे हैं, लोहिताक्ष हमने बताया कि इन बिटवीन द कक्षाधर एंड द उर्वी, एक ऑब्लिक लाइन जब खींचेंगे तो उसके बीच में होगा। इसको भी सामान्य रूप से उपचारित करने की जरूरत नहीं होती। यदि आपने यहाँ पे दबाया तो क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है, जो वेन की ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल की वॉल में सूजन हो सकती है, आर्ट्राइटिस हो सकती है, यहाँ कोई आर्टरी होगी तो उसमें आर्ट्राइटिस हो सकती है, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, कहीं उसमें अंदर रुकावट हो सकती है, पूरे हाथ में सूजन हो सकती है, लिम्फेडीमा हो सकता है, लिम्फेंजाइटिस हो सकती है, और लिम्फेडिनाइटिस हो सकती है। जहाँ पर कक्षाधर है वहाँ पर यह है, इट इज़ नेम्ड एज विटअप इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। कक्षाधर इज नेम्ड एज विटअप इन लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब जहाँ कक्षाधर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी में उसका नाम विटअप है, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे उर्वी और कक्षाधर के बीच लोहिताक्ष होता है, इसी ढंग से उर्वी और विटअप के मध्य क्या होता है, लोहिताक्ष होता है। जहाँ विटअप होता है वहाँ पर यदि गलत ढंग से प्रेशर हो तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में इंजरी हो सकती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, इनग्वाइनल केनाल में डिस्टर्बेंस होते हैं, जो कंटेंट ऑफ द इनग्वाइनल केनाल है वो डैमेज हो सकते हैं, कंटेंट ऑफ द इनग्वाइनल केनाल डैमेज हो सकते हैं। मेरे हाथ की मूवमेंट देख रहे हैं, नहीं सिरा नहीं है, आणी और पूर्वी, पूर्वी से शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ, देख रहे हैं प्रेशर, देख रहे हैं तुरंत। अब हम अपने लिए करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये हाथ देखने में, ये क्रीज है, क्रीज से लगभग 1 उंगली की दूरी पर मेरा हाथ है, अभी नहीं, इसके बिल्कुल सेंटर में चले जाइए बिल्कुल नीचे, और इसके ये लॉजिक ये पकड़िए सेंटर में, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो 8 फिंगर्स किया, हाथ रखिए, ये थंब इम्प्रेशन ऐसा होना चाहिए, मोटा ऐसा होना चाहिए, उंगली ऐसा होना चाहिए, तो प्रेशर ये पड़ रहा है। इसमें भी मिडिल फिंगर्स
क्रम है वो मर्म प्राणासन का और सेल्फ मर्मा थेरेपी, स्वमर्म चिकित्सा का। जैसे हम लोग अपने हमने कहते जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने मूक पुनि बोले, और रंग चले सिर छत्र धरा। तो ये क्या है, किसकी कृपा? ईश्वर की कृपा के रूप में क्या हमारे पास है? मर्म चिकित्सा है। ठीक है, तो इसकी कृपा से क्या होता है, जो पंगु है, जो चल नहीं सकता, वो चलने लगता है, वो पहाड़ भी चढ़ लेता है। और क्या है, अंधे को सब कुछ देता है, बहरा सुनता है, बहरे को सुनने लगता है, अंधे को दिखने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो किससे होती हैं? ये मर्म चिकित्सा के माध्यम से होती है। और ये सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब 100 बच्चे पैदा होते हैं तो लगभग 3 से 5% बच्चों में जन्म के समय या उससे पहले और जन्म के तुरंत बाद किसी वजह से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह या ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता, तो कुछ मस्तिष्क का कुछ हिस्सा, टिश्यूज जो है, डैमेज हो जाते हैं और उनकी वजह से जन्मजात दिव्यांगता, विकलांगता होती है और इसका कोई उपचार नहीं होता, कहीं उपचार नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी यदि कोई चीज एक आशा की किरण है तो वो मर्म चिकित्सा है, प्राणायाम करते हैं। ठीक है, तभी इससे हमारी चारों इंद्रियों की शक्ति का विस्तार होता है। अन्यथा ऑक्सीजन देने से आंखें ठीक हो सकती थी, ऑक्सीजन देने से हमारी कान ठीक हो सकते थे, ऑक्सीजन देने से हमारी एनोस्मिया ठीक हो सकता था, नहीं होता। लेकिन ये मर्म के माध्यम से जो श्वास में प्राण शक्ति है वो आप्यायित होती है और ये मर्म हमारी चारों इंद्रियों को पोषण देते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बस ये इसको हम कहते हैं ओपन लोटस पोज। ये जो हमने किया ओपन लोटस पोज। ये जो सारी चीज की हमने ओपन लोटस पोज। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्लोज लोटस पोज। तो क्या करना है, ये हाइपोथिनरी मेनेस है, हाइपोथिनरी मेनेस, इसको कहाँ रखना है? बीच में आएंगे, उंगलियां आपकी मिलती हैं, ऐसे फैलानी नहीं है उंगलियां, उंगलियों को मिला लीजिए और अंगूठे को फैला लीजिए। जब अंगूठा फैलेगा तो आप समझ सकते हैं, जैसे हमने कल हड्डी दिखाई थी, फोटो दिखाई थी, तो जो ऑक्सीपिटल बोन है और पैराइटल बोन है, उसका जंक्शन है पीछे बनता है, जिसको लैम्ब्रोइडल सूचर कहते हैं। उस पर अंगूठा हमारा ऐसे आ जाता है दोनों तरफ। इधर हम किसको दबा रहे हैं? सेजाइटल सूचर को, जहां पे दोनों पैराइटल बोन मिल रहे हैं। ये मार्जिन हमें किसको दबा रहा है? जहां पर फ्रंटल बोन मिल रही है और पैराइटल बोन मिल रही है। ठीक है, पीछे का हिस्सा हमें लैम्ब्रोइडल सूचर कहते हैं और ये जो हिस्सा है ये इस हिस्से को दबा रहा है कि जहां पर हमारे एस्टेरियन होता है। एस्टेरियन के साथ साथ क्या होता है इसमें? अपान, आवर्त, उत्क्षेप और संख। चार मन में हो तो 4 मन। ठीक, समझ में आ गई? तो टोटल मर्मों को हमने क्या किया, कितने मर्म हमने दबाए? 8 और 5 13 मर्म बाय सिंगल एक्सरसाइज। तो गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते समय इसको पूरा दबाएंगे। गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए इसको दबाइए। सब चीज दबनी चाहिए पूरी। देखिए, ऐसे नहीं दबाना है, पूरा दबना है, फुल। पीछे अंगूठा भी दबना चाहिए, बीच की उंगली भी दबनी चाहिए, ये भी दबना चाहिए, पूरा प्रेशर हर जगह आना। गहरी सांस छोड़ते हुए इसको दबाएं और सारे सीमंत मार, 5 सीमंत और 8 हमारे जो क्या है, अपांग, आवट, उत्क्षेप और संख एक जगह और दूसरी तरफ, दोनों तरफ, मतलब 8 तो ये मर्म हो गए, जोड़े में जो है पेयर्ड है, और 5 सीमंत मर्म। तो लगभग 13 मर्म स्थान हमने आपको ऐसे बिल्कुल दबा दिए और इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि ये पूरे के पूरे मर्म हम लोगों ने इस एक क्लोज लोटस पोज, इसको हमने कहा प्रसुप्त कमल मुद्रा। क्या कहा?
पहले का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, जिसको प्रीफेस कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया आपको कि सिर के पास कितने मर्म होते हैं, सिर में कितने मर्म होते हैं, गर्दन से ऊपर 37 मर्म स्थान हो, सिर और गर्दन में 37 स्थान। सिर के हमने 2 हिस्से किए, न्यूरोक्रेनियम बताया जिसको खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी के साथ साथ हमने उसको बताया जो चेहरा कहते हैं, ठीक है। तो एक न्यूरोक्रेनियम हो गया, एक विसरोक्रेनियम हो गया। गर्दन के 2 हिस्से किए, थ्रोट बताया और नेक बताया, जिसको कंठ कहते हैं, दूसरे को ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। इसको उदर कहते हैं, सामने के हिस्से को उदर, ये वक्ष हो गया, और ये पृष्ठ हो गया। इसको सामने को हम लोग जो कि उदर और वक्ष को दोनों को 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। 4 एक्सट्रीमिटीज हो गई। अब जो पीछे के मर्म बिंदु होते हैं, द मर्मा पॉइंट्स ऑफ द बैक, जैसे हमने आपको बताया कि सामने 12 मर्म बिंदु होते हैं, नाभि से नीचे 3 मर्म बिंदु, नाभि से ऊपर 9 मर्म बिंदु होते हैं। पीठ में तो टोटल कितने होते हैं? 14 मर्म बिंदु होते हैं। और सबसे पहला मर्म बिंदु यदि हम ऊपर से शुरू करें तो उसको अंश कहते हैं। अंश का मतलब समझते हैं? एक्सिस। कौन सी एक्सिस पे ये है? देशांतर क्या क्या कहते हैं वो, अक्षांश, और वो अंश के दिखे। तो एक्सिस का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर को मेंटेन करती है, एक धुरी जिसको कहते हैं। एक्सिस किसे कहते हैं? जो पहिए का क्या होता है, जो एक्सिस होती है, क्या होती है? एक्सिल जिसे कहते हैं। एक्सिल को क्या कहते हैं? एक्सिस ही है, उसको अंश कहते हैं। इसका मतलब क्या? शरीर के जो बैलेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी एक्सिस पे करता है। तो अंश का मतलब ये जो शरीर को व्यवस्थित रखता है, हमारी चाल को, हमारे सारे सिस्टम के, स्कोलियोसिस हो चाहे कोई हो, जैसे यदि शरीर का तिरछापन हो, चाल में तिरछापन हो, हमारे कोई भी ऐसा एबनॉर्मलिटी हो रही है, उसको हम किससे ठीक कर सकते हैं? हम अंश मर्म से ठीक कर सकते हैं। अंश बहुत इंपॉर्टेंट मर्मा पॉइंट होता है, एंड इट इज लोकेटेड ओवर द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट ये है, शोल्डर जॉइंट से लेके जो नेक के बीच का हिस्सा है, उसमें लगभग जैसे हमने आपको बताया था कि लेटरल 2/3 और लेटरल मिडल 1/3, तो यहाँ से जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, तो उसका यदि हम एक यहाँ से देखें तो उसमें लगभग 4 अंगुल, यहाँ से 3-4 अंगुल की दूरी पर एक अंश मर्म होता है। अंश मतलब ब्रेथी, ये फेफड़े और मसल्स, इस रीजन की मसल्स हैं, उनको ठीक करने का काम करती है। पार्श्वसंधि के लिए हमने आपको बताया कि पार्श्वसंधि क्या करती है? रिलेटेड विद द किडनी एंड द एड्रिनल, उनके साथ, इंद्रवस्ती मर्म के साथ हम इसको यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ये पार्श्वसंधि मर्म के नीचे जब कोकुंदर मर्म होता है, ये कमर की जितनी तकलीफ है उनको ठीक करता है, नितंबीय पेट से संबंधित चीज़ों को ठीक करता है। कटिक तरुण के विषय में हमने आपको बताया कि इसके चोट लगने से व्यक्ति की रक्तक्षय से मृत्यु होती है। और खाना खाने के बाद जब भी हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो ये कहा जाता है कि वज्रासन में बैठने से खाने का डाइजेशन होता है। और एकमात्र चीज़ कही जाती है कि एकमात्र ऐसा आसन है, योग में एक चीज़ कही जाती है कि योग में एकमात्र आसन ऐसा जो भोजन के बाद किया जाता है। सामान्य रूप से भोजन के बाद किसी ढंग का कोई आसन नहीं करना चाहिए। करना है तो कौन सा करना है? वज्रासन करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको छोटा एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब भी हम योग की बात करते हैं तो योग का अभिधेय कुछ और होता है। कर्मशु कौशलम, चित्तवृत्ति निरोध, बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी उसमें लिखी हैं। लेकिन व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ ऑल दीज योगिक पोस्चर्स और द योगिक प्रोसीजर्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की बात, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग सामान्य रूप से चर्चा करते हैं कि we are adopting any
आसन, है ना, कोई भी पोस्चर्स को जब हम लोग करते हैं तो अल्टीमेटली जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग सम स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द बॉडी विच आर नोन एज द मर्मा पॉइंट्स, डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया कि एक आपको मैंने मोटा उदाहरण की बात की, जैसे हम लोग पद्मासन की बात करते हैं, तो पद्मासन से कहीं लिखा है कि कौन सी बीमारी ठीक होती, किस शास्त्र में लिखा हो तो बताइए। पद्मासन से क्या लिखा है कि ये पद्म की तरह की आकृति का आसन होता है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो इसकी आकृति किसकी होती है, पद्म के पुष्प की तरह की हो जाती है। और ये साधना के लिए या जो हम साधन करते हैं, योग साधन करते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया आसन है, ठीक है। जो मुख्य आसन है उसमें ये आसन है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा कि स्वास्थ्य की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है किसी, बट ऑल दीज बेनिफिट्स आर द आउटकम ऑफ और बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। जब हम इसको करते हैं तो कुछ ना कुछ इसके फायदे होते हैं। तो जब भी हम इसको इस ढंग से बैठे देख रहे हैं कि बैठने के बाद क्या होता है कि सामान्य रूप से हम लोग पद्मासन ऐसे लगाते हैं, या ऐसे लगाएंगे या क्या करेंगे, इस पैर को ऊपर करेंगे, इस पैर को यहाँ करेंगे, ये दो ही विधियाँ तो होती हैं। लेकिन जब हम इसको मर्म के सापेक्ष देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बस इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। ये क्या हो गया, ये अभी आप देख रहे हैं ये डायगनली था हमारा, है ना। अब हमने इसको क्या किया, 90 डिग्री के एंगल पे इसको हमने रख लिया। तो कोशिश की, क्योंकि अंदर से इनर है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अंदर से इनर पहना, ये पूरा ही हमारा क्या होना चाहिए, पैरेलल हो जाने चाहिए। तो जो एड़ी है वो कहाँ पे आती है, इंग्वाइनल केनाल पे, मिड ऑफ द इंग्वाइनल केनाल पे। तो मिड ऑफ द इंग्वाइनल केनाल पे यहाँ पर जैसे हमारी एक्जिला में कक्षाधर मर्म होता है, ऐसे यहाँ पे कौन सा मर्म होता है, विटप मर्म होता है। तो विटप मर्म पर आघात लगने से महर्षि सुश्रुत ने लिखा कि नपुंसकता होती है। क्या होती है, नपुंसकता होती है, मीन्स आप जो इनफर्टिलिटी हो सकती है इन केस ऑफ द मेल एंड द फीमेल बोथ। और सामान्य रूप से और बातें बताएं कि जब भी हम योग आसन की चर्चा करते हैं तो उसमें फीमेल के लिए ये आसन शायद नहीं होते थे पहले, समझ रहे हैं मेरी बात। अब हम सब योग आसन सब लोग करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से पहले क्या कहा जाता था, एक तो गृहस्थ वो आसन नहीं लगाता था। हमें बचपन से याद है, बचपन से भी ये कहा जाता कि जो आसन वासन करने लगेगा तो ये तो जोगी हो जाएगा, है ना। जोगी होने का मतलब क्या, घर बार छोड़ के ये वैराग्य वाला हो जाएगा। इसलिए घरों पे यदि कहीं कोई आदमी या बच्चा कहीं कोई योगाभ्यास करते थे तो उस पर बड़ा ध्यान रखते थे कि जैसे आज हम देखते हैं कि यदि कोई गलत काम करता है तो हम उसके लिए विजिलेंट होते हैं। ऐसे ही परिवार में यदि कोई व्यक्ति ध्यान का या योग का अभ्यास करता था बच्चा, तो उसको देखा जाता था भाई ये कहीं विरक्त ना हो जाए, ये जोगी ना हो जाए, कहीं घर छोड़ के भाग ना जाए। तो सामान्य रूप से योग का अभ्यास तो ये अब कुछ वर्षों की बात है कि हम हर व्यक्ति इससे अवेयर है और योग का अभ्यास कर रहा है और उसके बेनिफिट को ले रहा है। और विशेष रूप से स्त्रियों में योग के पोस्चर्स को करने की आवश्यकता भी नहीं थी और लोग करते भी नहीं थे, क्योंकि उस जीवन शैली ऐसी थी कि बैठ के काम करना है, उकड़ू बैठ के काम करना है, दिन भर का जो डेली रूटीन होता था वो। तो जब भी हम इसको चर्चा करते हैं तो विशेष रूप से नपुंसकता शांड कहा है। शांड किसको कहते हैं, सांड बनना कहते हैं, सांड देखते हैं शांड। तो शांड की बात है, तो ये पुरुषों के लिए विशेष रूप से कहा गया था, स्त्रियों के लिए नहीं, क्योंकि स्त्रियों में वहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्डनी ब्रॉड लिगामेंट आता है और एंड दैट लिगामेंट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द इनफर्टिलिटी। ठीक समझ रहे हैं हमारी बात, इनफर्टिलिटी में उसका कोई योगदान नहीं होता। तो हमको लगा कि ये जो शब्द लिखे हैं, चाहे महर्षि सुश्रुत ने लिखे हैं, वो किसके संदर्भ में लिखे, पुरुष के संदर्भ में लिखे, कि यदि इस जगह पर चोट लगेगी तो वहाँ पे क्या, क्योंकि स्पर्मेटिक क्रॉस, स्पर्मेटिक जो डक्ट है या स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो यहाँ से क्रॉस होती है, और यदि वहाँ पे कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी या कोई इंजरी होगी तो क्या होगा, या तो कट जाएगी, जिसको नसबंदी में कहते थे ना कि नस काट दी गई, या फिर कुचल जाएगी। तो क्या होगा, जो अंदर की उसका ल्यूमेन है वो चिपक जाएगा और वहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो आ नहीं पाएंगे। इसलिए उसको क्या कहा गया था कि यहाँ विटप मर्म पर आघात लगने से क्या होता है, शांड्य होता है। स्त्रियों में कोई खास प्रभाव नहीं, लेकिन हम उसका प्रभाव लेते हैं। स्त्रियों में भी हम लोग कहते हैं जब इनफर्टिलिटी होती है तो इस विटप मर्म को दबाने से फायदा होता है।
ठीक है, कहीं ना कहीं उसके नर्व के चाहे ब्रॉड लिगामेंट का हो, नर्व एंडिंग्स हो, उसके स्टिमुलेशन से निश्चित रूप से ओवरी में या ओवरी की ओवम की क्वालिटी में निश्चित रूप से फ़र्क होता होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कनेक्टिविटी है, इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द मर्मा एंड द यौगिक पोस्चर्स। तो इसको समझना चाहिए। जब हम इसको समझ जाते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, ये पद्मासन में जो विटप की स्थिति है और उसका क्या महत्व है वो बताया। अब क्या होता है कि जब भी यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति पद्मासन लगा सकता है, नहीं लगा सकता, और लगा भी सकता है तो कैसा लगा सकता है, सामान्य पद्मासन। लेकिन अब हम इसको पद्मासन को लगा रहे हैं तो एड़ियाँ हमारी कहाँ जा रही, थाई के ऊपर रखी हुई, लेकिन जानी कहाँ चाहिए, ये हमारी इनग्वाइनल्स पे जानी चाहिए, बिल्कुल इस जगह पे जानी चाहिए। और जब इस जगह पे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी, और प्रेशर पड़ना चाहिए। तो बहुत सारे जो पुराने योगी हैं वो पद्मासन इसी स्थिति में लगाते थे हमेशा। ऐसे देख रहे हैं आप, मेरी एड़ियाँ देख रहे हैं, इसको अभी हम और क्रॉस कर सकते हैं, और ये मेरी एड़ियाँ बिल्कुल पेट और उसका स्पर्श कर रही हैं। और ये निरंतर इस पर बैठने से लोग क्या करते थे, अपनी काम शक्ति को, जो काम वासना है या काम का वेग है, उसको सप्रेस करते थे। अपने स्पाइन को सीधे कर, गहरी 4-5 बार गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। सांस में देखिए, सामान्य रूप से जब हम लोग कहते हैं, एक चीज और बताना चाहूँगा, 2 चीजों का विशेष ध्यान हम लोग इस पूरे अभ्यास में करते हैं। एक तो हमें सांस की ध्वनि नहीं सुनाई देनी चाहिए, गहरी सांस। दूसरी चीज, पूरी प्रक्रिया के दौरान ट्राई टू एस्टैब्लिश द मूलाधार बंध। पूरी प्रक्रिया अब तक नहीं बताया मैंने आपको, अब इसलिए बता रहे कि जब भी कोई चीज आप किसी बर्तन में भरते हो और नीचे छेद रहे तो उसमें इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, उसका अभी तक तो हम इसका मोटा वाला प्रभाव की हेल्थ, ये ठीक हो जाएगा, हार्ट ठीक हो जाएगा, लंग ठीक हो जाएगा, वो बता रहे थे। अब क्या बता रहे, यदि आप मूल बंध का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की तरफ होता है। मैं ईड़ा पिंगला की बात भी नहीं करूंगा, सुषुम्ना की बात भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके शरीर में एक्युमुलेट होगी और आपके शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि ईड़ा से चला गया, पिंगला में चला गया, सुषुम्ना में आ गया। वो तो अभ्यास जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे। वो चीज़ें पढ़ाने की नहीं होती, वो अभ्यास की चीज़ें होती हैं। उसको आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको खुद, जो यदि मुझे अनुभव हो रहा है या स्वामी जी को अनुभव हो रहा है तो आपको भी हो सकता है वैसा ही अनुभव होगा। अनुभव में हमारी समझ के अनुरूप कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अनुभव का मूल एक ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करना, हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारा मूल बंध का अभ्यास। मूल बंध के लिए हमने क्या किया, ये नाभि को अंदर किया। ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया से हमने नाभि को अंदर कर लिया। कोशिश करें कि जितनी भी प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसके पूरे दौरान हम लोगों का ये मूल बंध छूटे नहीं। लेकिन ये इतना कठिन है, एक सांस छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। तो क्या करना, नाभि पे आपको ध्यान रखना कि नाभि आपके अंदर है। ठीक है, कुछ नहीं है। जब हम नाभि अंदर करते तो ऊपर अंदर चला, कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन एक होता था यूरेकस का, वो यूरिनरी ब्लैडर से, उससे है कनेक्शन, तो वो ऊपर वाले का कनेक्शन है, तो उसको हम कहते हैं। जब हम माँ के गर्भ से जुड़े रहते हैं तो वो जो चीज, कॉर्ड, अंदर की जो कॉर्ड होती है वो यूरेकस के रूप में अंदर यूरेकस कहते हैं। यूरेकस ढूंढेंगे तो वो पता चलेगा कि ये कहाँ से जुड़ी रहती थी। तो अब वो अब नहीं होगी, उसके रेमिनेंट फॉर्म में होगी, लेकिन उसका एक रास्ता तो था, तो उसी रास्ते का हमने उपयोग किया। ठीक है, तो हम नाभि और उस हिस्से को नाभि को करते हैं तो अंदर चला जाता। समझ में आई? तो हम लोग इन्हीं सूचनाओं को, इन्हीं चीज़ों को जो शास्त्र में लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। शरीर की एनाटॉमी को देखते हैं, जो समझ में आता है उसको इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं, और उसका जो आउटकम आता है वो आप लोगों को तक पहुंचा देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना, नाभि को, अब आप रेक्टम को सिकोड़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। रेक्टम को सिकोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, बार बार सिकोड़ेंगे फिर खुल जाएगा। फिर अब सिर्फ नाभि का ध्यान रखिए कि नाभि आपकी अंदर, इसको अंदर कर लीजिए, और आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर। खुलने लगे फिर कर लीजिए, खुलने लगे फिर कर लीजिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान मूल बंध का अभ्यास करेंगे तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा, शक्ति का संचयन होगा। ईड़ा पिंगला कुछ नहीं कह रहे हम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात हम करने के अधिकारी नहीं। ठीक है, उसके अधिकारी कौन है?
जो सिद्ध योगी हैं वो उसके अधिकारी हैं। हम लोग तो क्या, हम लोग चिकित्सक के रूप में जो काम करते हैं, जो उसके परिणाम दिखते हैं वो हम आप तक रखते हैं। तो ये सिर्फ फिजिकल साइंस की, तो साइको स्पिरिचुअल साइंस तो हम लोग कहते हैं, लेकिन उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है उसको हम आप लोगों को जानने के लिए बताते हैं। तो नाभि के अंदर कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, जब आप सांस लेंगे तो तुरंत क्या होगा, मूलबंध खुल जाएगा, लेकिन अभ्यास करेंगे तो निरंतर तुरंत बंद कर सकते हैं उसको आप, है ना। तो धीमे, ये अभी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी बहुत बाद की स्थिति है, वर्षों करेंगे तो ये अभ्यास, लेकिन मन में रहना चाहिए कि ये हो जाए तो बेहतर है, अच्छे ढंग से हो जाए, ठीक है। मूलबंध का अभ्यास हमेशा करना चाहिए। अब इसके बाद 5 बार हम गहरी सांस लेते हैं पार्श्व संधि मर्म पर, एंड इट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, 4 फिंगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बोथ साइड, ठीक है। जो हमारा स्पाइन है उससे दोनों तरफ 4 अंगुल की दूरी पर इसके ले ली और ऐसे दबाएंगे जैसे से पूरा का पूरा। गहरी सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते समय इसको दबाएंगे, हम छोड़ेंगे, इसको दबाएंगे। पीछे अंगूठे का भी दबाव पड़ना चाहिए। कहाँ पे अंगूठे का प्रभाव कहाँ पे हो रहा है, रीनल एंगल पे, और जहाँ पर किडनी और सुप्रा रीनल ग्लैंड है। तो महसूस कीजिए कि हम दोनों ऑर्गन्स को हम ये पार्श्व संधि मर्म पर हम इसको प्रभाव दे रहे हैं, और पार्श्व संधि मर्म के माध्यम से अंदर के किडनी और सुप्रा रीनल ग्लैंड्स का सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, और वहाँ का जो चारों तरफ का उसका एक तरह से प्लेक्सेस है, जो नर्व का प्लेक्सेस है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो इम्प्रोवाइज हो रहा है। डायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं आप। तो जीवन के विषय में जो भी चीज़ बात होती है वो आयुर्वेद से संबंधित होती है, इसलिए हर व्यक्ति को आयुर्वेद का जानना चाहिए, इसलिए इंट्रोडक्शन दिया जाता है। नहीं तो मर्म में कोई आवश्यकता थोड़े लेकिन आपको ज़रूर यह होना चाहिए, जो होम्योस्टेसिस है वो बनी रहती। एक तो होता है, ये क्या होता है, दिन के हिसाब से हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि भाई उम्र के हिसाब से। छोटे बच्चे में कफ की स्थिति ज़्यादा होती है, कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं अधिकतर, खांसी जुकाम ये ज़्यादा होता है ना। फिर जवानी में क्या होता है, पित्त की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पित्त से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं। और वृद्धावस्था में वायु की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, वायु की वृद्धि होती है तो वायु की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ये समझ में आ गया। अब खाना खाने के बाद देखिए, ये चीज़ें बहुत लंबी लंबी चीज़, इसके पीछे बहुत लंबी लंबी साइंस है, विज्ञान है, लेकिन मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं। अब खाना खाने के बाद क्या होगा, पहले कफ बढ़ेगा, फिर पित्त बढ़ेगा, फिर वायु बढ़ेगी। धातु का मतलब यह मेटल से नहीं है, धातु का मतलब क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे रस, रक्त, मांस, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है। तो रस का मतलब क्या होता है, जो वाटरी पार्ट है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड में हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड में हो, इन द फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक्स में हो, किसी भी फॉर्म में हमारे बॉडी में हो, या चाहे हमारे मसल्स में हो, वो रस कहलाता है ना। तो रस एक महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से लिम्फेटिक्स को, प्लाज्मा को हम लोग, कई लोग कहते हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होते, बहुत सारे एक तरह से वो है, लोग इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन रस तत्व है, रस धातु है, फिर रक्त धातु है, रस, रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस से क्या है, लिम्फेटिक्स भी लोग लेते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड को भी लेते हैं। रक्त को हम लोग लेते हैं कि ये ब्लड है, सीधा सीधा दिखता है। मांस क्या होता है, मसल, फ्लैश जो होता है, टोटल फ्लैश, इसको हम लोग मांस कहते हैं। मेद का मतलब क्या होता है, फैट। ने खिला दिया तो हो गया काम, नहीं,
यदि औषधि है, औषधि के रूप में आधी चम्मच हल्दी या 3 से 5 ग्राम हल्दी या 1 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम हल्दी कितनी बार देनी है? दिन भर में 3 बार देनी है, दूध से देनी है। तो कोई किसी और औषधि की आवश्यकता नहीं, न तो एंटी इन्फ्लामेटरी ना एंटीबायोटिक। और सोंठ का मतलब भी समझते हैं। सोंठ क्या होती है? सूखा हुआ अदरक सोंठ कहलाता है, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर हो जाता है। दूध में ये कहते हैं लोग, दूध में अदरक नहीं पकाते, पकाते नहीं, उसको क्या करते हैं? काट के डाल देते हैं बाद में, अथवा सोंठ पकाते हैं। ठीक है। अब ये जो अदरक है उसको चूर्ण रूप में तो नहीं बना सकते, चूर्ण रूप में बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? शुंठी चूर्ण, सोंठ का चूर्ण। अदरक का क्या बनाएंगे? कल्क बनाएंगे, स्वरस बनाएंगे, या उबाल के चाय जैसी उबाल के क्वाथ बना सकते हैं। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ये उष्ण होता, गर्म होता है, छाती की बीमारियों में, खांसी की बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये दीपन पाचन भी होता है, या डाइजेशन भी करता है और भूख भी बढ़ाता है। अदरक, अजवाइन, नींबू और काला नमक। अदरक क्या कीजिए? अदरक को कस लीजिए, है ना, लच्छे से बन जाते हैं। उसको नींबू के रस में भिगा लीजिए, एक नींबू उसमें निचोड़ लीजिए, हल्का लाल सा हो जाता है। उसमें फिर क्या करना? हल्की सी अजवाइन को भून के उसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा काला नमक या थोड़ा सा गुड़ और उसमें मिलाना चाहे, या चीनी मिलाना चाहे मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। नमक, काला नमक जरूर डालना चाहिए। अब इसको ड्राई करके आप अपने पास रख लीजिए। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, भूख ना लगती हो तो फायदा करता है, और यदि डाइजेशन नहीं होता तो फायदा करता है। तो कितना सरल उपाय है, आप खाते रहिए ओमप्राजोल, डाइजेस्टिव, डाइजीन, पता नहीं क्या क्या सिरप्स, डाइजेस्टिव सिरप्स, तो भी फायदा नहीं होता। लेकिन ये बहुत उपयोगी एक तरह से प्रिपरेशन होती है। तो इन चीज़ों का उपयोग आप घर पे कर सकते हैं। अब जो सोंठ है, जिन व्यक्तियों को पेट में, जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, भूख नहीं लगती, पेट में गुड़गुड़ होती है, बार बार मलत्याग करना, उनके लिए भी क्या है? सोंठ के पाउडर को शहद में या पानी में, गुनगुने पानी में या मट्ठे के साथ, और कभी कभी दही में मिलाकर भी उसका सेवन करें। और ज़्यादा करना है तो उसमें थोड़ा क्या है, आपके पास यदि हिंगवष्टक चूर्ण है तो हिंगवष्टक चूर्ण मिला के, सोंठ के साथ मिला के, और थोड़ा दही से या गर्म पानी से ले लेंगे तो फायदा। सामान्य रूप से हम लोग कितनी देते हैं हींग की मात्रा? कितनी सी हींग डालते हैं पूरे घर के लिए? तो ऐसे ही आधा से 1 रत्ती हींग भून कर, हींग क्या करना है? हींग को भून कर देना है। हींग को कैसे लेते हैं? भून करके, घृत भर्जित कहते हैं, हल्के से घी में भून के तब उसका सेवन करना चाहिए। कच्ची हींग सामान्य रूप से कम खाई जाती है, कम औषधि में ले भी सकते हैं यदि जरूरत है, लेकिन भून कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। इसको कहते हैं वातानुलोमन। पेट में गैस फूल रही है तो अजवाइन हो गई, हींग हो गई, काला नमक हो गया, जीरा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे पेट में डाइजेशन के साथ साथ जो है, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको बढ़ाती हैं, और गैस भी पास होती है और पेट भी साफ होता है। दवा के रगड़िए तो गर्म होगी, और पहले गर्म एरियों से आंखों को साफ कीजिए।
मेरा नाम रवि चौधरी है। मैं भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी हूँ, सीनियर। और मैं यहाँ आया था डॉक्टर साहब के पास मर्म चिकित्सा केंद्र में। तो मेरे इस दाहिने शोल्डर में कम से कम 5-6 सालों से एक रिवर्स ऐसे करने पे आवाज़ आती थी और इसमें ख़ास पोस्चर पे दर्द होता था। अभी डॉक्टर साहब ने मुश्किल से 2 मिनट का उपचार किया होगा और वो आवाज़ तो गायब हो गई है और दर्द भी 5-10% थोड़ा कुछ लगता है ऐसे रह गया होगा, लेकिन आवाज़ गायब हो गई। नहीं तो उससे एक कटकट सी आवाज़ होती थी और 2 मिनट का उन्होंने ऐसा क्या जादू किया कि वो आवाज़ गायब हो गई और दर्द मुश्किल से 5-10% रह गया है बस। बोल रहता है कि आई नीड टू अकम्प्लिश दिस। उसमें अभी तक का सबसे मिरेकलस एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो वो यहीं का रहा है, थैंक्स टू सर। कि आई थिंक जब वो किया था मेरे पैर पे मर्म तो 10 से 15 सेकंड लगे थे। एंड स्क्वाट जो मैं 6 सालों से नहीं कर पा रहा था, अभी हाल फिलहाल में 6-8 महीने पहले मेरी आखिरी सर्जरी भी हुई थी। और जब हमारी क्लास भी चल रही थी तो सर ने एक जगह दिखाया था कि किसी के पैर में इम्प्लांट्स थे। एंड हाँ जी, अभी ठीक है। तो उसमें एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें किसी के पैर में इम्प्लांट्स थे, स्क्रूज डले हुए थे। तो आई वाज लाइक ये तो भाई मेरा ही दिखा दिया है लगभग। एंड उसके बाद से देयर वाज अ स्टिफनेस जिसकी वजह से आई कुडंट सिट डाउन एंड बॉडीली मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। फिजियोथेरेपी, योगा, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं था बॉडी में मूवमेंट। तो चलो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, थेरेपीज आप कितना ट्राई कर लोगे, यू कैन सी सम मूवमेंट्स 1 महीने में, 2 महीने में, यार 15 सेकंड में दिखा दिया सर ने, विच इज़ अ मिरेकल कि आई कुड जस्ट सिट आफ्टर दैट। जो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भाई संभव ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ का एक्सपीरियंस अगर बोलूँ, थैंक यू सर। जितना मैंने पहले जो रिव्यू दिया था मैंने उसमें भी एक ये चीज़ बोली थी कि इतना लेमैन लैंग्वेज में सर ने हमको ये सारी चीज़ें समझाई है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई घर में हाउसवाइफ भी है जिन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि योगा से भी हम लोगों को थोड़ा टाइम तो लगता है थेरेपी देने में और सारी चीज़ें करने में। और किसी को भी कोई दर्द है किसी चीज़ में 1-2 महीने का टाइम हमें लगता है। बट अब मुझे लग रहा था कि मैंने उनका पद्मासन लगते हुए जब देखा तो भी ऐसे 10-12 सेकंड के अंदर उन्होंने सिर्फ गुल्फ दबाया था और उनका पद्मासन लग गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम उसको हर एक चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एंड बीइंग अ योगा टीचर ऑब्वियसली मेरे को ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरी चीज़ के लिए, तो उसके लिए थैंक यू। मेरे लिए तो ये सीखना एक शायद मेरी ज़िंदगी में था ही कि मैंने मर्म सीखना ही है, क्योंकि जिस दिन मैंने सुना ही था तब से मेरे को था कि मैं आगे सीखूँगी। और जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था उन्होंने कुछ पॉइंट्स मुझे बताए थे तब, और मैंने उनको जैसे इंद्रवस्ती मैंने ट्राई किया था और मेरे पे वो काम करा था। तो मेरे को पता था कि ये मेरे को तो सीखना ही है, बट इस टाइम सीखना था आकर। एंड आई एम फीलिंग सो
ग्रेटफुल कि मैं आके सीख पाई। मेरे को पद्मासन में बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं बैठती हूँ तो 2-3 मिनट के बाद मुझे चेंज करना पड़ता है। लेकिन सर ने क्लास में जैसे बताया अभी कि गुल्फ किया और मैं अब एटलीस्ट आधा घंटा बैठ पाती हूँ, तो ये तो रियली मिरेकल ही है, क्योंकि मैं बचपन से कभी नहीं बैठी और मेरी उम्र 58 की हो गई है, तो इतने साल में नहीं कर पाई और अब कर पा रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है। सो बहुत ही अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस मेरे को लगता है मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। जैसे मैं सोच रही थी कि एक अलग किस्म की मैं चीज़ सीख रही हूँ, और जैसे मैंने वीडियो में भी बताया आपने कि ये सिर्फ आपको मर्म के बारे में नहीं सर, आपको अपने कल्चर से मिलाते हैं, आपको अपनी भाषा में बोलने की प्रोत्साहन करते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्यों हमें ये सब सोचना चाहिए। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं घर जाने के बाद तो ये सारे अपने घर वालों के, अपने बच्चों के ज़रूर करूँगी और उन्हें सिखाऊंगी भी। और इनफैक्ट मैंने ज़्यादा बुक्स भी ले ली हैं ताकि अपनी बहन को भी ये सिखाकर और उन्हें बोलूँगी कि एक बार मेरे साथ दोबारा यहाँ पे आएँ, ताकि हम ये कर सकें अपनी फैमिली के लिए और अपनी सब जानकारी के लिए। सो धन्यवाद। जो मेरे सहपाठी हैं और सर जो भी हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा हर चीज़ में, और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हमने एक जो बहुत अच्छी चीज़ें की, सबसे बड़ा है कि हम प्राकृतिक रूप से इस प्राकृतिक चिकित्सा को से हम किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है हम उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जीवन में ठीक नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर हम किसी को समझा पाएँ, और ये पूरी कोशिश रहेगी कि जाके मर्म साधना का पालन करें और सबको सिखाएं भी। और जो लोग घबरा जाते हैं, घबरा के जल्दी जल्दी दवाइयाँ लेते हैं, सब करते हैं, तो उनको शायद हम और सीख पाए। सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको प्रकृति से जोड़ा है, नेचर से, और कैसे कैसे हम नेचर का कितनी बातें हम लोगों को जो पता भी नहीं थी उसका हमारे को पता चल पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर उस चीज़ के लिए, और मेरा अनुभव बहुत ही सुंदर रहा है यहाँ। डॉक्टर साहब को, और मैं तो यही कहूँगा मेरे जीवन में एक और गुरु ऐड हो गए हैं। मैं डॉक्टर साहब भी नहीं कहूँगा आज से। एंड मैं इन सब थेरेपीज़ वगैरह में नहीं बिलीव करता था, लेकिन मेरी वाइफ मुझे यहाँ लेके आई, और ये भी एक यूनिवर्स का सिग्नल था जो मुझे यहाँ पहुँचना था। आई हैव बीन एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट। मेरी कमर इतनी झुक रही थी, और मुझे मेरे जो कोलीग्स हैं ये कह रहे हैं गुप्ता जी थोड़े सीधे हो गए हैं। तो ये तो अभी 2-3 दिन का इफेक्ट है, और डॉक्टर साहब से चैलेंज है विदिन 6 मंथ्स मैं सीधा होकर दिखाऊंगा। मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई पेन किलर नहीं खानी, कुछ नहीं करनी, योगा भी नहीं करनी। वो कहते हैं सिर्फ मरम करते जाओ, और इसको रेगुलर करूँगा, अच्छी इंटेंशन से करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि मुझे क्लास 8 में ब्रोंकाइटिस हो गया था, और उस समय पे मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग हर 2 साल बाद जगह बदलते थे। तो शुरुआत में मेरे को होम्योपैथी का सहारा मिला, मैंने कुछ समय दिया जिससे चीज़ें बेटर हो गई। पर जब पिताजी की पोस्टिंग आती थी दूसरी जगह, तो इलाज हमेशा अंग्रेज़ी दवा के तौर पे ही हुआ। 19 साल तक वो स्थिति आ चुकी थी कि वो मेरे को कभी कभी जब गाड़ी बहुत तेज़ चलती थी तो कभी पानी का घुट से भी दिक्कत हो जाती थी। उस समय पे मेरे को योगासन की प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं कह सकती हूँ कि उस समय पे शायद ऑलमोस्ट 90% रिवर्स भी हो गया। पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों में वो स्थिति स्पेसिफिक एलर्जेंस की वजह से वापस आ गई, और मुझे पता है कि मुझे अब एक रेगुलर इन्हेलर लेना पड़ता है, और उससे पहले बहुत समय तक इन्हेलर्स या मेडिकेशन किसी न किसी प्रकार से चल रही थी। तो मुझे बहुत सारी थेरेपीज़ करती हूँ, और उनसे सबसे मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। पर जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जिन दिनों से मैं यहाँ पे आई हूँ, उस दिन से लेकर अभी तक मुझे सिर्फ एक ही बार अपना इन्हेलर लेना पड़ा है। तो मेरे लिए शायद इससे बड़ा प्रमाण कोई ऐसी विद्या और कोई ऐसी
कोई बड़ी प्रेरणा नहीं है, पर अपना अनुभव तो ऐसा होता है कि एक बार अपने आप का अनुभव आ जाए तो एक विश्वास बनता है कि हाँ ये किया जा सकता है। मुझे तो सर के दर्शन मेरे गुरु के द्वारा हुए जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा, और मुझे लगता है मार्गदर्शन कराया है कि आगे की सेवा जो मैं देना चाहती हूँ, जो भी मेरा मकसद है, उसमें उस पर कैसे किया जाए, कैसे उस तक पहुँचा जाए। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और अपने आप में वापस विश्वास कैसे ला सकता है। तो ये सब मुझे यहाँ पे आके बहुत प्रेरणा मिली है। ना सिर्फ क्योंकि सर ने जिस प्रकार से हमको पढ़ाया सर, पर जिस तरीके से यहाँ का पूरा सिस्टम है, आपके सारे जितने भी टीम में हैं, सब ने एक इंसान से प्रेरणा मिली है, सब ने कुछ सिखाया है, सब ने प्रेम भाव से, सेवा भाव से और अपनेपन से हमें जीवन में यहाँ तक रखा। तो मेरे हिसाब से शायद हम चिकित्सा और पॉइंट्स तो कहीं भी कर सकते हैं, पर जो हम अनुभव करके जाते हैं, जो हम प्रेरणा लेके जाते हैं, तो मेरे लिए शायद ये प्रेरणा रहेगी मर्म चिकित्सा के पॉइंट से ज़्यादा। मैं ये मानती हूँ कि मैं सर के आचरण से बहुत इंस्पायर हूँ, उनकी सेवा से बहुत इंस्पायर हूँ, और जब भी मैं अपने खुद के मन में लगाऊँगी या अपने माता पिता किसी के लिए, मैं हमेशा ये ख्याल रखूँगी कि वो ऐसा मेरा आचरण हो, ऐसी मेरी भावना हो कि जो मैंने सर से देख के सीखा है उनके भाव में, वो भाव मैं उसको वापस किसी को दे सकूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमन और मेरे अपने साथी उन सबको नमस्कार। मैं इस फरवरी में सेकंड टाइम आया हूँ। इससे पहले मैं 1.5-2 साल पहले आया था, तब भी कुछ सीखने को मिला था, और 2010 से मैं जोशी सर से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी सेकंड टाइम आकर के और नया सीखने को मिला है। मैं आगे भी और सीखने के लिए कंटिन्यूसली सर के पास में आता रहूँगा, और कुछ ना कुछ ग्रहण करने को मिलता है सर से। जितना भी मिलता है और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं हम, कि सर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। अभी हम सीख ही रहे हैं और अच्छे से सीखना हमारा जारी रहेगा, और सबको मर्मा के बारे में बताते रहना। कोटि कोटि नमन। तो जैसे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी ने यहाँ पे मन विज्ञान और मर्म विज्ञान चिकित्सा के द्वारा ये जाना कि कैसे ये विज्ञान यूनिवर्सली सस्टेनेबल है, बहुत ही इजी टू एडमिनिस्टर है, और इसके जो चमत्कारिक लाभ हमने देखे, तो हमने जाना देखा कि कैसे इस विद्या के इस्तेमाल से हम जनमानस को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है विज्ञान अपनी जगह रहा। यहाँ हम आए, जो प्राकृतिक सौंदर्य का हमें लाभ मिला, ये वातावरण का जो हमने लाभ लिया, और इसके अलावा गुरुदेव से 4 साल जो हमने सीखे, जो कि मैं कहूँगा सरलता, सद्भावना, स्वभाव और सेवा का भाव, वो भी एक लर्निंग में यहाँ से लेके जाता हूँ, और मानता हूँ कि सभी साथी मेरे साथ एग्री भी करेंगे इस बात पे। और अंत में प्रथम दिन हमारे जो महाराज जी थे, अनंतानंद जी महाराज, उनकी मैं पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगा 2। उन्होंने कहा था कि माना अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि हम सभी इस सेवा रूपी दीपक में मन की ज्योत जला के सेवा के कार्य में अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।